एक चर्चा और करते हैं। अभी हाल ही के दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे हेरिटेज एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, इन 3 सेगमेंट्स में हमने नालंदा पर बहुत डिटेल में पढ़ा है, उदंतपुरी पर भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, विक्रमशिला पे भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। हमने अकेले सेक्शन को बहुत अच्छे से नोट्स लिख के पढ़ा है आपको। तो फिर मैं वही क्लियर कर दूं, ये सेशन क्यों? ये तो चर्चा है, हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल ही समय में बात खबरों में है। चर्चा के वाया इन्फॉर्मेशन थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती है, उसी को स्ट्रीमलाइन करते हैं। नालंदा, आज की डेट में नालंदा एक यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में कहाँ पर है? आज की डेट में वो राजगृह में है। किसी समय में इसे गृहराज भी कहा जाता था। ओके, चलिए कुछ चीज़ें समझते हैं। नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी ही क्यों, इसे यूनिवर्सिटी ही क्यों कहा गया है, और क्या ख़ास बात है अगर हमने इस यूनिवर्सिटी का विमोचन, मतलब इसका इनॉग्रेशन किया, इसमें ख़ास बात क्या है? इसको समझने के लिए नालंदा के इतिहास को समझना होगा, जिसमें कई बातें समझ आ जाएंगी आपको। सबसे पहले तो जिसे हम आज नालंदा यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, टेक्निकली वो क्या था? टेक्निकली उसका नाम है नालंदा महाविहार। द टेक्निकल नेम इज़ नालंदा महाविहार। वो विहार है एक। विहार कॉन्सेप्ट इज़ एसोसिएटेड विद द बुद्धिज़्म स्पेसिफिकली। विहार शब्द से ही एक राज्य का नाम आता है, बिहार। बिहार नेम कम्स फ्रॉम द वर्ड विहार। ओके, तो देखिए, जब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म में इस तरह के कुछ टर्म आते हैं। चैत्य क्या है, विहार क्या है, बौद्ध मठ क्या है, इस तरह से शब्द आते हैं। मोनेस्ट्रीज़, बौद्ध मठ, चैत्य भी होते हैं उनमें, विहार भी होते हैं उनमें। तो विहार कल्चर इज़ वेरी वेरी फेमस, हम समझेंगे अभी उसको, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये नालंदा महाविहार की कहानी है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस ढूंढने जाएं कि यहाँ पर लोगों के बसने की कहानी कितनी पुरानी, जिसके एविडेंस है हमारे पास, लोग तो कब से बस रहे होंगे हम नहीं जानते, उनके बसने की जो कहानी है कितनी पुराने की एविडेंस है हमारे पास। तो लगभग 1200 BC के आसपास तक के हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं कि आज से 3200 ईयर्स पहले, 2000 साल AD के और 1200 साल BC के, आज से लगभग 3200 ईयर्स बैक नालंदा में लोग बस रहे थे, ये जिक्र आता है। ओके, उसके बाद ये चर्चा का केंद्र कब से बना है बड़े तौर पर? ऐसा माना जाता है कि 600 BC ऑनवर्ड्स, जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का समय आएगा, महावीर जैनिज़्म, गौतम बुद्ध बुद्धिज़्म, इन दोनों को जब एग्जिस्टेंस मिलेगी, तो माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने भी यहाँ पर उपदेश दिया है। तो नालंदा महाविहार जहाँ है, वहाँ गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है अपना, बुद्ध वहाँ गए हैं। ऐसा माना जाता है कि महावीर जैन ने भी वहाँ उपदेश दिया है। तो जैनिज़्म से एसोसिएटेड भूमि भी है, बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड भूमि भी है। महात्मा बुद्ध से तो जुड़ी हुई भूमि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के ही फॉलोवर हैं, उनके शिष्य हैं। सारीपुत्र, सारीपुत्र का स्तूप है यहाँ पर। तो आप जब यहाँ विज़िट करते हैं आज की डेट में, तो यहाँ पर आपको एक स्तूप बना दिखेगा, है ना। बुद्धिज़्म में स्तूप बनाए जाते हैं ना, माउंट टाइप, वो यहाँ पर सारीपुत्र का स्तूप है। ये आपका एक क्वेश्चन भी हो गया। समय आगे बढ़ जाता है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव भी यहाँ गए, क्योंकि गुरु नानक देव विश्व में उस समय में, भारत में जिस भी मान्यता के लोग रह रहे हैं, उन मान्यताओं के बड़े बड़े केंद्र जहाँ भी थे, गुरु नानक देव वहाँ विज़िट करते रहे हैं। चीन जाना है, चाहे मक्का मदीना जाना है, चाहे तिब्बती क्षेत्रों में जाना, उड़ीसा जाना, श्रीलंका जाना, इन तमाम जगहों के दौरे वो करते रहे हैं। तो बड़े कल्चरल सेंटर्स में जाकर के उन्होंने एनलाइटनमेंट और अवेयरनेस से एसोसिएटेड डिस्कोर्सेज और डिबेट्स की हैं। अपनी उदासियों के दौरान उन्होंने ये सब किया है। तो ऐसे में सिखों का गुरुद्वारा भी वहाँ पर स्थापित है।
मुसलमानों से जुड़ा हुआ भी एक महत्वपूर्ण स्थान भी है वहाँ पर। तो हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, इन सब से जुड़े इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे। 5 धर्मों से जुड़े स्थान हैं नालंदा महाविहार में, जो आज नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई। अच्छा, वापस आओ। महात्मा बुद्ध ने भी वहाँ पर उपदेश दिया, महावीर जैन ने भी वहाँ पर उपदेश दिया। ये तो बीसी पीरियड की बात है। बीसी पीरियड ख़त्म हो गया, अब हम एडी पीरियड में आ गए। एडी पीरियड के दौरान 5th सेंचुरी में गुप्तों का रूल है, गुप्त शासकों का शासन है, द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त काल को प्राचीन भारत का, एंशिएंट इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्यों? आर्ट एंड कल्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ इस दौर में। और गुप्तों के समय में ही एक गुप्त शासक हैं जिनका जिक्र यहाँ पर मिलता है एक सील में से। यहाँ से एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिकवर हुआ है जिसमें उनका नाम मिलता है, जिक्र मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलती है। और इंस्क्रिप्शन में मिलता है शक्रादित्य। शक्रादित्य टर्म इज़ देयर। इस शक्रादित्य को कोरिलेट किया गया है कि शक्रादित्य कोई और नहीं, कुमार गुप्त ही है। तो कुमार गुप्त ने नालंदा में महाविहार बनाया, यानी कि इन्होंने वहाँ बौद्ध मठ बनवाया। ओके, तो ये आपसे कोई पूछा जाए कि जो प्राचीन नालंदा महाविहार है वो बनाने का क्रेडिट किसे जाता है? शक्रादित्य उर्फ कुमार गुप्त, या कुमार गुप्त उर्फ शक्रादित्य। इतनी बात क्लियर? चलिए, गुप्त शासकों ने इसे बनाया, बाद के गुप्त शासकों ने भी इसे डोनेशंस दिए। गुप्तों की डायनेस्टी ख़त्म हो गई, समय आगे बढ़ा और शासन आया वर्धन राजाओं का। वर्धन राजाओं में हर्षवर्धन, तो वर्धन्स ने भी इसे सपोर्ट किया। समय आगे बढ़ा, सत्ता का केंद्र ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया और ईस्ट में शासक हैं द पालास। इन्हें बंगाल के पालास कहते हैं, द पाला रूलर्स ऑफ बंगाल। तो बंगाल एक बड़ा इलाका हुआ करता था, बिहार, उड़ीसा, तमाम बड़ा क्षेत्र उसमें आता था। तो पाल शासक लेट 8th सेंचुरी एंड इन द 9th सेंचुरी में इस जगह को पोषण देते रहे, पैट्रोनेज देते रहे, प्रोटेक्ट करते रहे। उन्होंने ही उदंतपुरी और विक्रमशिला महाविहार की भी स्थापना की। ये सारे लर्निंग सेंटर्स थे उस समय में और बड़े पैमाने पर इन्हें डोनेशन दिया जाता था। लेकिन उदंतपुरी, विक्रमशिला, इन सबसे महत्वपूर्ण था नालंदा। तो नालंदा को डोनेशंस दिए जाते थे। नालंदा में टीचर्स का खर्चा, स्टूडेंट्स का खर्चा, पढ़ाई लिखाई ये सब चले, इसके लिए कई गांव दान में दे दिए जाते थे राजाओं के द्वारा। वो गांव इस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच कर दिए जाते थे और उन गाँवों के परिवारों की ड्यूटी लगाई जाती थी कि आप सारी ज़रूरी वस्तुएं इन लोगों को मुहैया कराएंगे। ओके, तो इस तरह से यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट गांव की फॉर्म में दे दी जाती थी। गांव से आने वाला राशन पानी, राजस्व, रेवेन्यू तक यूनिवर्सिटी को चला जाता था। ओके, तो इतना पुराना इसका इतिहास है। इतिहास सिर्फ पुराना है नहीं, इतिहास बहुत महान भी है। ऐसा माना जाता है कि एक समय में ये दुनिया की सर्वोत्तम स्तर की यूनिवर्सिटी थी। इट वाज द टॉप मोस्ट एजुकेशनल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तुर्की, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, कोरिया, तब तो नॉर्थ साउथ एक ही था, कोरिया, जापान, फिलीपीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तमाम इलाकों से स्टूडेंट्स हमेशा लालायित रहते थे कि हमें नालंदा में एडमिशन मिले, कि हमें नालंदा में पढ़ने का मौका मिले। बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत स्ट्रिंजेंट था, जटिल था प्रोसेस एंट्री लेने का। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 20% स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिला करता था। जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे उसमें से सिर्फ 20%, 100 बच्चे आए हैं गेट पे, ओनली 20 स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जानकारी किसने दी है? 7th सेंचुरी में ही एक ट्रैवलर भारत आएंगे, ये चीन से आएंगे, ये बुद्धिस्ट हैं, इनका नाम है ह्यून सांग। ही वॉज ह्यून सांग, चैन चांग भी कह देंगे इन्हें। ओके, ह्यून सांग यहाँ पर आए, 5 साल यहाँ रहे और पढ़े भी।
5 साल यहाँ रहे, पढ़े भी। तो आपसे कोई पूछे कि जो पुराना नालंदा महाविहार है उसके एलुमनाई कौन है, ह्योन-सांग, यहाँ रहे हैं और पढ़े हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से उस ज़माने में ये लगभग 600-700 किताबें लेकर के गए वापस। कई घोड़े लगे इनको वो किताबें ले जाने में, और ले जा करके उन्हें वहाँ पे प्रिजर्व किया। उनकी इतनी चर्चा हुई, ज्ञान इतना फैला, वो ज्ञान ही लेने आए थे भारत। बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड नॉलेज लेने के लिए वो नालंदा आए थे और नॉलेज लेकर के गए यहाँ से। चीन, एक यात्री इतनी मुश्किलों से कहाँ से एंटर होता है इंडिया में और नॉलेज लेके चीन जाता है। उनकी इस नॉलेज से प्रेरित होकर के लगभग बड़े 11 स्कॉलर जापान, कोरिया, चीन, इन इलाकों से भारत आए। फिर उनमें एक इत्सिंग था, ह्योन-सांग के बाद फिर इत्सिंग भी आए, उन्होंने भी ज्ञान लिया। तो ये जो बात मैंने आपको बताई, पूछा जाता है कि किसने बताया, ये किसके हवाले से पता चलता है। ह्योन-सांग ने बताया कि 20% लोगों का सिलेक्शन होता था। किसी भी एक समय में 10,000 स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे होते थे, और अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग डाटा है कि 1500 से 2000 टीचर उन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। टीचर टू पीपल रेशियो कितना हाई था, देखिए आज आप जहाँ हैं वहाँ 15-20,000 स्टूडेंट्स पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटियाँ हैं, टीचर गिनती के कितने, 350-400 भी नहीं। नोटिस कर लेना आप, कॉलेज में ही गिन लेना आपने, और वो 10,000 बच्चों के लिए 2,000 टीचर, ये उस समय का स्टैंडर्ड था। ओके, ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, रह के पढ़ा जाता था। वहाँ से हुई एक्सकवेशन के बाद, खुदाइयों के बाद ये पता चला है कि जो रूम है बच्चों के, रूम में ही ब्रिक्स का बेड बना रहता है पक्का, दिए वगैरह रखने के लिए निचेस बने, आलने बने हैं, पढ़ाई की जो व्यवस्था है सारी वहाँ पर एग्जिस्ट करती। आई बात समझ में? तो सिलेक्शन के लिए जितने भी लोग आते थे, सामने द्वारपाल खड़ा रहता था। द्वारपाल कॉम्प्लेक्स टेस्ट लिया करता था। आप कहेंगे द्वारपाल का मतलब गेटमैन? नो, द्वारपाल खुद बहुत पारंगत होता था ज्ञान में, तर्क के, धर्म के, लॉजिक के, रीजनिंग के कई सवाल वो किया करता था, और उसको क्वालिफाई करके आप जाते हैं तो अंदर एंट्री मिलती है। अंदर फिर आगे 2 स्टेप्स और होते थे, तो 3 चरणों में आपका एग्ज़ाम होता था। वो 2 स्टेप्स क्वालिफाई अगर अंदर वाले करते हैं आप, 2 स्टेजेस, तो फिर जा कर के आप एडमिशन पाते थे। वही प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, 3 स्टेजेस में बच्चा क्वालिफाई हो तो फिर जाके नालंदा में एडमिशन मिलता था। और क्या नहीं पढ़ाया जाता था नालंदा में? मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक्स, रीजनिंग, रिलीजन, साइंस, एवरीथिंग, सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाती थी। तो हर विषय में शिक्षा देने का काम होता था। बड़े पैमाने में यहाँ पर टेक्स्ट संस्कृत लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते थे। ओके, अलग अलग विषयों की जानकारियाँ थी यहाँ पर। ऐसा बताया जाता है कि पढ़ाने का सलीका ये होता था कि ऐसा नहीं पढ़ाते जैसा रिटोरिक्स का एक तरीका है, टीचर आया पढ़ाया चला गया ना। संवाद मतलब पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था। कई ओपन एयर थिएटर क्लासेस मिली हैं वहाँ पे, और कई दूसरी क्लासेस मिली हैं। उसमें क्या होता था कि स्टूडेंट्स बैठते थे, ऊंचे स्थान पर टीचर बैठता था, स्टूडेंट्स के साथ संवाद करते थे, तर्क होता था, तर्क वितर्क चलते थे। ऐसे में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी टीचर इंटरवीन करते थे। तो इस तरह से बच्चे संवाद से सीखते थे, एक्सप्लोर करते थे चीज़ें, तर्क करते थे वो, ये तरीका था। तो डिस्कोर्स के माध्यम से पढ़ाई होती थी, डिस्कशंस के माध्यम से पढ़ाई होती थी, हाई क्वालिटी मेंटेन की जाती थी। आई बात समझ में? इसके अलावा इत्सिंग ये जानकारियाँ देते हैं कि सुबह 1 घंटा बजता था, सभी उठ जाते थे। उसके बाद सबको वहीं पर बने सामने स्नानागार में स्नान करना होता था, और एक निश्चित समय में सब अपनी अपनी क्लास लगाने आते थे। भोजन करके, स्नान के उपरांत भोजन करना है, और अगर भोजन कर लिया फिर कभी स्नान नहीं करना। ये नियम स्ट्रिक्ट बने हुए थे।
तो अगर ये कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने दी है, जिसमें एक टाइम पे क्लास होना, एक सेशन होना, रेगुलर अटेंडेंस होना, पहले भारत में ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है। पहले गुरुकुल कल्चर जो बहुत डिसेंट्रलाइज था वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रोफेशनली इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया में, उनमें तो प्रॉपर एक करिकुलम फ्रेमवर्क फॉलो होता था। पूरा स्टेज बाय स्टेज काम चलता था। सुबह पक्के समय पे क्लास शुरू होती थी और एक समय पे छूटती थी। सबको एक समय पर उसे अटेंड करना पड़ता था। और इवन वो अपनी मर्ज़ी से आगे चले गए, वो रेजिडेंशियल अकेडमियाँ हैं, वहाँ रह के पढ़ना पड़ेगा। सेशन सब सारा कंप्लीट होगा तभी निकलोगे वहाँ से शिक्षित हो करके। दैट वाज द थिंग। ओके, ये जानकारियाँ इत सिंह ने दी हैं। तो इस तरह से बहुत ही महान शिक्षा की पद्धति वहाँ पर एग्जिस्ट किया करती थी। अलग अलग बुद्ध टेक्स्टों में ख़ास तौर पर ह्योन-सांग ने बताया है कि यूनिवर्सिटी के एक चांसलर भी हुआ करते थे। मुझे यहाँ जहाँ तक नाम याद आता है, शीलभद्र उसके चांसलर हुआ करते थे। हमने पढ़ाया है आपको। तो शीलभद्र वाज द चांसलर। चांसलर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एवरीथिंग वाज देयर। अब मन में आता है कि इतनी प्रसिद्ध, इतनी विख्यात यूनिवर्सिटी को हम दोबारा अब बना रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? तो एक बात याद रखना, 1200 AD के बाद इसकी चर्चाएं ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। ये नहीं थी, देश को पता ही नहीं था कि कुछ था ऐसा। ये तो एक्सीडेंटली हमें फिर मिली। कैसे मिली? अब आ जाओ एकदम मॉडर्न में, मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी में। ब्रिटिशर्स भारत पे पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। ऐसे में 1799 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ अंतिम युद्ध हो गया। आंग्ल मैसूर युद्धों में अंतिम युद्ध हो गया, मैसूर हार गया। और उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि इंडिया को पॉलिटिकली कंसोलिडेट करना है। तब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये नहीं पॉसिबल जब तक इंडिया की पूरी मैपिंग नहीं कर लिया थी, मैप नहीं बना लिया जाता। इसके लिए सर्वे वर्क करना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले सर्वे करने का काम दिया गया फ्रांसिस हैमिल्टन को। हैमिल्टन ने सबसे पहले मैसूर का सर्वे किया। फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन उनका पूरा नाम था। बड़ा फेमस नाम है, आप कई बार सुनते हैं इसे। तो फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन, उन्होंने जब मैसूर का सर्वे कर लिया सारा, फिर वो बंगाल का करने गए। जब बंगाल का सर्वे करने गए तो जब वो बिहार के इलाकों में एंटर हुए, राजगृह से थोड़ी दूर उन्हें बहुत सारे स्कल्पचर्स दिखे और उन्होंने ये देखा कि ये बहुत ही हाई रेटेड कल्चर की निशानियां हैं। मतलब अगल बगल हाई कल्चरल सेंटर था कभी। तो उन्हें माउंड दिखे, मिट्टी के टीले। इतनी प्राचीन चीज़ें लगातार बहने वाली मिट्टी में डूब जाती हैं ना, वो कोरिलेट नहीं कर पाए कि ये क्या होगा। वो इस चीज़ को यहीं पर छोड़कर चले गए। बट उन्होंने सब चीज़ें दर्ज कर ली, रिकॉर्ड कर ली, लिख ली। उनके जाने के बाद जो दूसरा ब्रिटिश अधिकारी का आया, उसने जब उनकी लिखी हुई डायरी को स्टडी किया और साइमल्टेनियसली उस समय तक ह्योन-सांग का लिखा काम भी कन्वर्ट कर लिया गया था। जब उसने ह्योन-सांग का रिकॉर्ड पढ़ा तो उसे बुकनन के रिकॉर्ड से वो बहुत सिमिलर दिखा। तो तब उस अधिकारी ने कंक्लूड किया कि बुकनन असल में किसी बहुत एंशिएंट यूनिवर्सिटी के बारे में लिख गया है और वो नालंदा ही है। जिस नालंदा का जिक्र ह्योन-सांग के द्वारा दिख रहा है, बुकनन की डायरी में इस लोकेशन के बारे में जो कहा गया है, ये फिर वो वाली नालंदा ही दिखती है। खुदाइयाँ शुरू, एक्सकवेशन स्टार्टिंग की अपर लेयर में बहुत थिक ऐश मिली, राख मिली, जिससे ये कंक्लूड हुआ कि नालंदा को जला के ख़त्म किया गया था। अंदर की खुदाइयाँ जब की गई तो फिर धीरे धीरे उभर के आया कि ये तो एक मल्टी स्टोरीड कॉम्प्रिहेंसिव अलग अलग सेगमेंट्स क्रिएट हुआ बहुत बड़ा कैंपस है कोई। धीरे धीरे ये हुआ कि ये तो नालंदा ही है, द एजुकेशनल हब ऑफ द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो फिर 1937 तक ऑलमोस्ट खुदाइयों में जो जो चीज़ें ढूंढनी करनी थी वो वहाँ तक उभर करके आ गई। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हो गया तो देश ने 1949 के समय में तब नव विहार, मतलब नालंदा महाविहार के स्थान पे वहाँ बगल में ही एक नव विहार की स्थापना कर दी थी।
उसको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे विचार चलते रहे कि इसका क्या करना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन देश में एक राष्ट्रपति आए, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम आप सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे वो, तब उन्होंने बतौर राष्ट्रपति शपथ ग्रहण की, APJ अब्दुल कलाम ने। अब अटल बिहारी वाजपेयी का टेन्योर 1999 से 2004 का रहा है। तो APJ अब्दुल कलाम 2001-2 के अराउंड जब एग्जिस्टेंस गद्दी पर आए, 2005-6 के अराउंड जब उन्होंने यहाँ विज़िट किया नालंदा विहार में, तब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं ये चाहता हूँ कि नालंदा महाविहार को दोबारा उसके उसी स्तर पे स्थापित कर दिया जाए। ये इंडिया की कल्चरल सेंटर रहा है, तो इसे दोबारा उसी ग्लोरी को अचीव होना चाहिए। तो तब ये कहा गया कि ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2006 में नालंदा को यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। ये 2006 में हो गया। और तब एक ग्रुप ऑफ मेंटोर्स बना दिया गया था, जिन मेंटोर्स की ड्यूटी लगाई गई कि कैसे आगे बढ़ाना है यहाँ के काम को, क्या सिलेबस, क्या करिकुलम, आप देखिए। और उसके हेड बनाए गए थे अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज़ विनर। तो अमर्त्य सेन जुड़े रहे हैं नालंदा से। 2006 के बाद चीज़ें बन रही थी। तो 2012 में ये घोषित कर दिया गया कि 2014 से इसके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के। और तब फिर अमर्त्य सेन को वहाँ का वाइस चांसलर नियुक्त कर दिया कि आप यहाँ के वाइस चांसलर रहेंगे। लेकिन 2014 में अमर्त्य सेन ने रेजिग्नेशन दे दिया। इसकी बहुत चर्चा हुई समाज में कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। तब उन्होंने ये कहा था अपने रेजिग्नेशन के समय में कि शायद सरकार नहीं चाहती मैं इस बोर्ड में रहूँ। चलिए जो भी है, 2014 में ये कमिटमेंट हुआ कि 2020 तक पूरा कैंपस बन के रेडी हो जाएगा। 2014 से सेशन तो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कैंपस फुल फ्लेजेडली 2020 तक बन जाएगा। फिर कोरोना आ गया। वही कैंपस अब 2024 में बन के पूरा कंप्लीट हुआ है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जाके वहाँ उद्घाटन किया। अब वो पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी बन गई पूरे डिपार्टमेंट वर्किंग, सब वर्किंग, A to Z ओके रिपोर्ट। जाओ एडमिशन लो, पढ़ो मौजूदा समय में, ओके। सवाल ये आया कि 1200 ठीक, 1200 AD ठीक, और 18th सेंचुरी के लास्ट का पीरियड है, और फिर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी में दोबारा अस्तित्व में आ रही है चीज़। ये बीच में क्या हुआ, ये इसके लगभग 700-800 साल ये कहाँ चली गई थी, क्या हो गया था इसको। जब इसकी कहानी टटोली गई तो इसे पता लगा कि इसे नष्ट किया गया, इसे बर्बाद किया गया। यहाँ पर अब कुछ लोग जिक्र में आते हैं। वो कौन है? ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये तो माना जाता है, लेकिन आगे जो कहा जाता है वो ये है कि 1192 AD में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच तराई की सेकंड बैटल हुई। तराई, द सेकंड बैटल ऑफ तराई। तराई इट इज़ इन हरियाणा, सो द सेकंड बैटल ऑफ तराई। तराई के इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद घोरी जीत गए। और सही मायने में मुस्लिम रूल की इस्टेब्लिशमेंट के लिए यही बैटल जिम्मेवार है। इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के परास्त होने से ही भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। अब अगले 600 साल तक रहेगा। तो मोहम्मद घोरी तो घोर से थे, अफ़गानिस्तान। तो उन्होंने यहाँ पे अपने जर्नैल को बैठाया, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी के एक दास थे, उन्होंने उन्हें स्लेव के तौर पे खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे जवाई इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कभी स्लेव के नाते ही खरीदा था। तो इस तरह से सब स्लेव ही स्लेव आगे। तो ये स्लेव डायनेस्टी है, दाश वंश। इसी दौरान एक महान शासक हुई है रज़िया सुल्तान, वो इल्तुतमिश की लड़की है, उसे रज़िया सुल्ताना कहते हैं, ठीक है। अब जब मोहम्मद घोरी जीता तो ऐसा माना जाता है ये दिल्ली नॉर्थ वेस्ट में जिसे बैठा दिया वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन मोहम्मद घोरी के ही प्रशासन में एक व्यक्ति था, नाम था बख्तियार खिलजी। अब इधर तो ऐबक बैठा दिया, तो बख्तियार खिलजी को ईस्ट की तरफ जगह दी गई, पहले बदायूं, उसके बाद अवध,
लखनऊ का इलाका। अवध से उसकी नज़र पड़ी एक बहुत ही रिच प्रोविंस बंगाल, और उस समय में वहाँ पे शासक थे द सेन रूलर ऑफ बंगाल, सेना शासक। बख्तियार खिलजी को चाहिए था बंगाल ट्रेजर। बंगाल बहुत रिच प्रोविंस थी, गंगा की मिट्टी, गंगा का पानी, और एकदम हवा, बरसात ज़बरदस्त, जंगल अगल बगल में, सब कुछ पूरा रिच था काम। कल्चरली रिच सेंटर था। पाल गए थे अभी, सेन आए थे, तो बख्तियार खिलजी चाहते थे उस इलाके को। तो ऐसे में कहा जाता है जब बख्तियार खिलजी ने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया तो बख्तियार खिलजी ने सेना को ही नहीं हराया, राजाओं को ही नहीं हराया। उसने ये ठान ली कि जितने भी कल्चरल सेंटर हैं यहाँ पे वो भी मुझे सारे ध्वस्त करने हैं। कौम को मॉरली तोड़ देना है, कौम की आत्मिक बल को तोड़ देना है। मतलब कौम का जो कंसाइंस होता है, जो ज़मीर होता है, वो जगह ही ना दोबारा, इतना कमज़ोर कर देना है, अंदर से तोड़ देना है। मतलब दोबारा घुटनों पे ना आ सके, मतलब दोबारा पैरों पे ना खड़ी हो, इतना घुटनों पे ले आना है। भविष्य को सुनाने के लिए कोई कहानी ना हो। मतलब उसकी टेंडेंसी ये थी कि भारत के पिछले 4000 साल का इतिहास सारा आके टिक गया था नालंदा की लाइब्रेरी में। कितनी किताबें होंगी अंदाजे से बताओ? 90 लाख। 1 लाख, 4 लाख, 6 लाख नहीं, 90 लाख। पूरे भारत की नदियों के समान जो संस्कृति की धाराएं बह रही थी आके कंसंट्रेट हो गई थी नालंदा में। सब पूरा पीछे से सारे जितना वैदिक टेक्स्ट, सारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सारा पाली टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट कन्वर्ट हो के संस्कृत में फिर पूरा यहाँ आके टिक गया। तो उसको था कि इतिहास पिछला वैनिश करेंगे अगर इनका, तो ही ये आगे समय के लिए नया इतिहास अपनाएंगे, गुलाम बनेंगे, अपनी महानता भूलेंगे, ढूंढने को, रिसर्च करने को, सुनाने को कुछ रहेगा नहीं। तो उसका उपाय यही है। तो ऐसा कहते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें, मठ, मंदिरों के पत्थर उसने नदियों में फेंकवा दिए, सागर में फेंकवा दिए कि ये दोबारा ना मिले, क्योंकि हमारे पत्थर ज़्यादा बोलते हैं, पत्थरों पे सब अंकित है, सारी कहानियाँ, चित्र सब पत्थरों पे। वो उसने नदी सागर में गिराए। पृष्ठ जो उसने ताड़पत्र, भोजपत्र पे तब लिखे जाते थे, पृष्ठ, पेजेस लकड़ी के ही बनते थे, बार्क के बनते थे, पत्तों के बनते थे, वो जलवाए उसने, आग लगाओ इसको। तो ऐसे में 12th सेंचुरी के समय में एक मुस्लिम राइटर हैं मिनहाज-उस-सिराज, उनकी किताब, उनकी लेखनी है तबकात नासिरी। उसमें उन्होंने ये जिक्र किया। अब ये मैंने बख्तियार खिलजी के समय के ही टेक्स्ट कोट करने शुरू किए हैं, कंटेम्प्रेरी। उसमें उन्होंने ये कोट किया है कि बख्तियार खिलजी ने ईस्ट के इलाके में 200 ब्राह्मणों को, जिनका सिर मुंडवाया हुआ था, मार दिया, जो कि उसे एक महल में मिले थे। बाद में पता लगा उसे कि ये महल नहीं, ये तो एक स्कूल था, लर्निंग सेंटर था, इट इज़ काइंड ऑफ कॉलेज, जिसको उसने फिर जला दिया। अच्छा, अब इतिहासकार कहते हैं कि मिनहाज जिसकी बात कर रहा है नासिरी में, वो नालंदा नहीं, उदंतपुरी है, क्योंकि ये एपिसोड सिमिलर सा उदंतपुरी में हुआ, तो यहाँ पे भी सीधा नालंदा का जिक्र नहीं मिलता। इसी समय में एक तिब्बती मोंक हुए हैं 1236 के आसपास, धर्म स्वामिन, उन्होंने अपना टेक्स्ट दिया और उसमें ये कहा है कि बख्तियार खिलजी ने, मतलब उन्होंने तुर्क कहा है कि तुर्कों ने इस सारे इलाके के लर्निंग सेंटर्स को तबाह कर दिया है। तुर्क कौन थे? ये तुर्की थे, इनको तुर्की कहते हैं, दे आर द तुर्क, ठीक है। गजनी, घोरी, ये आए तो अफ़गान से थे, वैसे एथनिकली ने तुर्क बुलाया जाता है, ठीक है। एथनिकली तो मुग़ल भी तुर्की कहे जाते हैं, दैट इज़ अ तुर्क। मैं सुन के मैंने कोई तुर्क आ गया कहीं से दौड़ के घोड़े पे, यही वाले इन्हीं को कह रहे हैं, इन्हें तुर्की कहते हैं, द तुर्किश रूल कहते हैं इन्हें। ज़्यादा अगर कोई किताब पढ़ोगे मैं लिखा होगा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल, ये तुर्क। तो ये धर्म स्वामी ने लिखा है कि तुर्कों ने ये सब ध्वस्त कर दिया। तो रिलेट यही हुआ कि फिर तुर्क कौन? वही बख्तियार खिलजी इस इलाके में, तो उसी ने ही इसको फिर बर्बाद कर दिया, ऐसा एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है। लेकिन अब इससे अलग, इससे लगभग 500-600 साल बाद 18th सेंचुरी के अराउंड एक तिब्बती लामा है तारानाथ, बड़े फेमस हैं वो। अब तारानाथ का विवरण कुछ और ही कहता है। वो कहते हैं
कि 2 ब्राह्मणों ने अपनी मंत्र शक्ति से इसे जलाया। वो कुछ इस राइवलरी की ओर इशारा कर रहे हैं, राइवलरी बिटवीन ब्राह्मणास एंड बुद्धिज़्म। क्योंकि आप नोटिस करिए कि जब नालंदा ख़त्म हुआ है, सिमिलर टाइम में इंडिया से बुद्धिज़्म भी वैनिश हो गया। नालंदा और बुद्धिज़्म के ख़त्म होने का टाइम कोइंसाइड करता है। और उसके पहले से ये बात बड़ी फेमस है, शंकराचार्य ने डिबेट के माध्यम से बुद्धों का सफाया किया। तो एक स्टोरी चलती है कि देयर वाज अ कॉमन राइवलरी बिटवीन द ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज़्म। तो वो तारानाथ जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई दो ब्राह्मणों ने अपने मंत्र तक शक्ति से जला दिया। एक राइटर उस समय के भी इसी बात को पुख्ता करते हैं। तो फिर बाद के कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इन 2 स्टोरीज़ को ही सही माना। पर ये स्टोरीज़ आ रही हैं 500 साल बाद घटना के। कंटेम्प्रेरी राइटर लिख रहे हैं कि ध्वस्त हुआ इलाका, जलाया गया है, मारा गया है, ब्राह्मणों को नुकसान किया गया है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलती है कि मोहम्मद घौरी की प्रशासन में कार्यरत बख्तियार खिलजी को ईस्टर्न कैंपेन्स की जिम्मेदारी दी गई थी। ईस्टर्न कैंपेन में उसने जो प्रदर्शन किया उसके तहत उसे भवन में बुला करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़े रुतबे, पैसे, इनामों से नवाजा भी था। मतलब वो बड़ा सफल रहा। और टारगेट था कल्चरल सेंटर्स, तो वो ध्वस्त किए गए ताकि आत्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर किसी को अपने अधीन लाया जाए। इस तरह से नालंदा, द ग्लोरियस नालंदा ख़त्म हो गई। उसके बाद नालंदा का उन 500-600 साल में फिर ऐसा कोई एकेडमिक एक्सीलेंस का कोई रिकॉर्ड या ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। नालंदा ख़ास तौर पर 2 बातों से जानी जाती है जब नालंदा ओरिजिनल थी। एक नालंदा का कैंपस के अंदर, नालंदा कैंपस में एक नालंदा का सेंटर ऑफ लर्निंग द कॉलेज, एक नालंदा की लाइब्रेरी। नालंदा की लाइब्रेरी, इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ से पुकारा गया है। इसे ज्ञान गंज या ज्ञान कंठ कहा गया है। लाइब्रेरी ज्ञान का कंठ, लाइब्रेरी से ही सारा ज्ञान फूटता है, ज्ञान कंठ। और ये कहा जाता है इस लाइब्रेरी में 3 कॉम्प्लेक्स थे, इन्हें रत्न शब्द की संज्ञा दी गई है। और ये जो 3 हॉल थे 8-8 मंजिला थे। मतलब ज्ञान कंठ या लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में 3 मेन बिल्डिंग 8-8 स्टोरी की और 90 लाख किताबें यहाँ थी। तो ये सब जला हुआ मिला है। मतलब आज जो मिले एविडेंस, वहाँ से लगता है कि बिल्डिंग हैवीली जली है और ऊपर तो फिर एशेज़ मिल ही गई हैं। तो इस तरह से वो ग्लोरियस नालंदा, जिसके यहाँ इंसानी बसावट की तारीख़ 1200 BC की मिलती है, जहाँ बुद्ध के चरण स्वयं पड़े हैं, महावीर स्वयं आए हैं, शारिपुत्र का स्तूप जहाँ है, शक्रादित्य और कुमारगुप्त जिसे कहते हैं जिसने उसकी स्थापना की है, जहाँ हर्षवर्धन के द्वारा कहते हैं 3 मंदिर बनवाए गए, हिंदुओं से इसलिए तो जुड़ा है, 3 मंदिर बनवाए गए हैं, जिसे पालों ने संरक्षण दिया, उसे नष्ट कर दिया गया है ड्यूरिंग द 1200 AD के अराउंड। और फिर वो दोबारा अस्तित्व में आया है ब्रिटिशर्स की खोजबीन के तहत, और फिर उसी को आज हमने फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी बना के दोबारा इस्टेब्लिश किया है। ये नालंदा की कहानी है। थैंक यू सो मच।